गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है परीक्षा बेस्ड बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आए हैं, जो हमारी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का एक मिश्रण है। विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुके हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद बातें आपसे होती रहेंगी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड, पहला प्रश्न जो हमारा मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, विकास के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है फ्रेंड। तो बता रहे हैं कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। लेकिन नहीं शब्द पे जरा ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न ऐसा है जो नहीं शब्द है वह अक्सर परीक्षा में क्या करता है, हमारे त्रुटि का कारण बन जाता है। तो नहीं शब्द को बहुत ही ध्यान से आप परीक्षा में देखिएगा, क्योंकि ये हमारे आते हुए प्रश्नों को काफ़ी बार गलत कर देते हैं। हम आके घर पे सोचते हैं कि प्रश्न हमारा आता हुआ गलत हो गया। तो चलिए इनके ऑप्शन को जरा देख लेते हैं। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है। बी कह रहा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बी कह रहा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सी कह रहा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य नहीं है। तो विकास एक अंतःक्रिया का फल है, यह कथन सत्य है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह भी कथन सत्य है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, यह भी कथन सही है। तो आप समझ चुके होंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, विकास विशिष्ट से लेकर सामान्य की ओर होता है, यह कथन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर यह कथन गलत है। चलिए, तो देखिए, आप इस हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको इसके जो है सॉल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर बिना स्पेस दिए जो है दुर्गेश पर सर्च करिए और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़कर आप इस प्रैक्टिस सेट के जो है वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बाद में हम पूरा जो है आप प्रैक्टिस सेट को अपने जारी रख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है फ्रेंड, उसको देख लेते हैं जरा सा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा, देखिए बात करें, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। अकॉर्डिंग टू पियाजे की बात कर रहे हैं, वही पियाजे फ्रेंड जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं या विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाते हैं, वही पियाजे, या वही पियाजे में जो विकास के तत्व के रूप में निर्धारक कुछ तत्व करते हैं, उनमें से कौन सा देखिए नहीं है। नहीं पुनः आ गया है, बार बार नहीं के लिए मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न है फ्रेंड, आते हुए प्रश्न गलत करते हैं। तो आप लोग आंसर भी देते रहिएगा। आप लोग, हम आपके कमेंट देख पा रहे हैं जैसा कि। तो देखिए, इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी है संतुलीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो विकास के निर्धारक तत्व की बात करते हैं फ्रेंड, उसमें देखिए आप हो जाएगा जो सामाजिक संचरण नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक की बात नहीं करते हैं पियाजे जो बात करते हैं वह संज्ञानात्मक की बात करते हैं। तो सामाजिक संचरण का जो विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है इसमें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुभव जो है मतलब अनुभव जो होता है और जो संतुलीकरण होता है, ये सब इनके तत्व है विकास के, लेकिन सामाजिककरण की बात यह नहीं करते हैं। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, हम देख पा रहे हैं बाकी सभी साथी हमारे जो काफ़ी लोग जो है सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग भी अपनी स्क्वायर मैच कराइएगा, कितने क्वेश्चन आप लोग जो है सही से कर पाए, क्योंकि हमने आपको पहले ना कि वीडियो की स्टार्टिंग में यह जो प्रश्न है हमारे, वह विभिन्न राज्य की जो परीक्षाएँ हुई हैं, चाहे आप हरियाणा टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान, सबका एक मतलब मिक्सन के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। मतलब हर टेट से कुछ क्वेश्चन को लिए गए, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया, क्योंकि यह प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो हमारे परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न कह रहा फ्रेंड, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतिभा से होती है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। तो देखिए, अमूर्तता की बात कर रहे हैं, तो अमूर्तता की बात है फ्रेंड। तो देखिए, ए कह रहा है 7 से 12, बी कह रहा है 12 से वयस्क तक, सी कह रहा है 2 से 7 और डी कह रहा है जन्म से 2 वर्ष। देखिए, अमूर्तता की बात करें, अमूर्त चिंतन की अवस्था। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे जी ने जो 4 अवस्थाएं में विभाजित किया था, उन्होंने उनमें मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था के बारे में भी चर्चा किया था। तो
तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्त अवस्था किस आयु में होती है। तो जी हाँ, तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो 7 से जो 12 वर्ष का जो आयु होता है, उस आयु में जो बालक होता है फ्रेंड, वह क्या होता है कि अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। वह क्या करता है, मूर्त अनुभव को आधार बनाकर जो है अमूर्त वस्तु के बारे में चिंतन करने का प्रयास करता है। लेकिन पूर्ण रूप से वह चिंतन कब करता है, जब उसका समझ विकसित हो जाता है। मतलब 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक वो क्या होता है, अमूर्त मतलब अमूर्त वस्तु के संदर्भ में अच्छी तरीके से वो चिंतन करने लगता है। इसलिए सही जवाब आपके हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी जरा सुनते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन तैयार होते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा ध्यान से। इसको क्या करा है, देखिए हमारा पेडागॉजी सेक्शन को भी हमने इसमें ऐड किया है, तो सब प्रकार का निचोड़ प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होगी। मतलब एक जो विधि आप तैयार करेंगे, जो एक योजना बनाएंगे, उनमें से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन इसके देख लेते हैं जरा सा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। स्क्रीन पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहले उसको पढ़ देते हैं, बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रेंड, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। प्रश्न जरा ध्यान से आप देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले मतलब जो आपके समावेशी बालक होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजना, किस प्रकार की व्यूह रचना आपको बनानी होगी। ऑप्शन ए आपने देखा क्या, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी वाला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। आगे देख लेते हैं, 2 और ऑप्शन हमारे हैं। यह ऑप्शन कह रहा है तीसरा कि सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग। और डी वाला कह रहा है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो फ्रेंड इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग, मतलब सहपाठियों के द्वारा अनुभव अनुशिक्षण। उनको क्या करेंगे फ्रेंड, हम सहपाठियों के साथ क्या करेंगे, सहकारी अधिगम की बात करते हैं। उनको एक साथ लेकर जो है अधिगम की हम बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब उनको हम एक साथ रखते हैं, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यदि आप अलग से कक्षा चलाते हैं, उनके लिए अलग क्या शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, तो उनमें एक हीन भावना होती है, क्योंकि वो अपने आप को उपेक्षित देखते हैं कि मुझे सामान्य बालकों से अलग क्यों रखा गया। तो उनको सामान्य मतलब सभी सहपाठियों के साथ साथ में रखकर उनके लिए एक अच्छे प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता की जाए, वही हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है वह आपको परीक्षा में निश्चित ही मदद करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमने लोगों को इससे तैयार किया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं प्रश्न। चलिए देखिए, प्रश्न अगला कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। मतलब कौन से ऐसे 2 कारक हैं जो मानव के विकास के योगदान करते हैं। चलिए आप लोग अपने जो है आंसर कमेंट करते रहिएगा। जी हाँ, तो देखिए, ए कह रहा है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी कह रहा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी कह रहा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास के 2 कारकों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो मानव विकास का 2 कारक होता है फ्रेंड, वह क्या होता है। जी हाँ, आपके हम कमेंट देख पा रहे हैं, रमाशंकर जी, पूजा यादव जी, शुभम शुक्ला जी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो जो विकास में जो महत्वपूर्ण जो परिणाम होते हैं विकास के, वह होते हैं फ्रेंड वंशानुक्रम और वातावरण। ये मानव विकास के ऐसे 2 पहलू हैं जो उनके विकास के पूर्णतः आधारित होते हैं, पूर्णतः एक आधारशिला रखते हैं, और एक उनका क्या होता है, सर्वाधिक योगदान होता है उनके विकास को प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए। इसलिए सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। चलिए फ्रेंड, प्रश्नों के सीरीज को आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जरा सा। अगला प्रश्न कह रहा है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है, कौन से बालकों की यह विशेषता है कि समस्या का अर्थ जानने के बाद वातावरण के दोषों व कमियों के प्रति वह सजग रहते हैं। यह किस प्रकार के बालकों की विशेषता होती है, जरा ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की, बी कह रहा है सामान्य बालकों की, और सी कह रहा है सृजनशील बालकों की, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस समस्या के अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये के मनोवैज्ञानिक हैं
आइजंक ने कहा था, मतलब जो आइजंक ने कहा था, उनके अनुसार जो सृजनशील बालक होते हैं वह समस्या को, अर्थ को जानने की योग्यता के साथ साथ वातावरण के दोषों या कमियों के प्रति सजग रहते हैं। यह महत्वपूर्ण कथन है फ्रेंड। आइजिंक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने सृजनशील बालकों के बारे में यह महत्वपूर्ण कथन दिया था। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक का नाम भी आप साथ में याद रखिएगा। आइजेंक महोदय ने का यह कथन है सृजनशील बालकों के संदर्भ में। जी हाँ, चलिए प्रश्नों की सीरीज को आगे लेके चलते हैं। देखिए पेडागॉजी सेक्शन का प्रश्न है ये, इसको देख लेते हैं जरा ध्यान से। अगला प्रश्न कह रहा है एक चॉकलेट, देखिए सॉरी, एक कॉलेज जाने वाली लड़की फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर जो है वो क्या करती है, अलमारी की तरफ, हाँ, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है किसका? यह मतलब किसका उदाहरण है? ऑप्शन देख लेते हैं जरा इसको। तो ऑप्शन क्या क्या इसका दिया गया है। ए श्रृंखलागत अधिगम का, बी कह रहा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी कह रहा है प्रत्यक्ष अधिगम का, और डी कह रहा है इन सभी का। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का। मतलब क्या होता है कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से यह कार्य होता है। पहले क्या गया, उसकी माँ ने उसको कहा कि कोट को टांगो, मतलब फेंको मत, खूंटी पे टांग दो। तो पहली बार तो उसने जब कोट को फेंक दिया था, तो दूसरी बात माँ के कहने पर वह क्या करती है, त्रुटियों में अधिगम करती है। त्रुटियों में एक श्रृंखला में जो है बांट कर अधिगम उसको प्राप्त हो रहा है। पहली बार तो उसने सुना और दूसरी बार उस कार्य को वह फॉलो करने लगती है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम। जी हाँ, रवि यादव, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग सही बता रहे हैं। जी हाँ, अच्छी बात है। आप लोग भी अपनी स्कोर कमेंट करिएगा कि कितना आप लोगों ने सही किया प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है क्या? ए संचार का साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, और डी परिपक्वता एवं आयु। तो देखिए व्यक्तिगत कारक पूछा जा रहा है, तो जो ये है समवयस्क समूह, यह क्या है, सामूहिक कारक है। अध्यापक भी सामूहिक कारक है। परिपक्वता एवं आयु ये भी सामूहिक कारक है। तो बच जाता है ऑप्शन नंबर ए, संचार के जो साधन होते हैं फ्रेंड, वह व्यक्तिगत कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने में। क्योंकि क्या होता है, जो संचार के साधन होते हैं वह प्रत्येक बालक को अधिगम में, जो संचार के साधन होते हैं वह अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। तो यह एक व्यक्तिगत कारक के रूप में उनके लिए भागीदारी निभाता है। बाकी जो तीनों तत्व हैं यह क्या करते हैं, वह सामूहिक रूप में भागीदारी निभाते हैं। इसलिए सही जवाब आप सभी लोग समझ चुके हैं, संचार के साधन है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न कह रहा फ्रेंड, कह रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, क्या क्या समावेशित किया जाएगा उसको जरा देख लेते हैं। ए कह रहा है प्रशंसा एवं दोषारोपण, बी कह रहा है प्रतिद्वंदिता, सी कह रहा है पुरस्कार एवं दंड, और डी कह रहा है परिणाम एवं ज्ञान। तो देखिए इसके जो है मतलब उसको एक क्रमवाइज करना है हमको कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किस प्रकार से हम इसको करेंगे। प्रशंसा को दोषारोपण का क्रम क्या होगा, प्रतिद्वंदिता का क्रम क्या होगा, पुरस्कार एवं दंड का क्रम क्या होगा, परिणाम और ज्ञान का क्रम क्या होगा। तो इनके ऑप्शन जरा देख लेते हैं। तो कौन कौन से तत्व जो है बाह्य अभिप्रेरणा के समावेशित हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इनमें से देखिए कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए, और मतलब ए और बी जो क्रम दिया गया है उनमें से ए और बी, और दूसरा कह रहा है 1 2 3, और तीसरा कह रहा है केवल 2, और चौथा कह रहा है ये सभी। तो देखिए जो बाह्य अभिप्रेरणा की जहाँ तक बात है फ्रेंड, तो जहाँ तक हम बाह्य अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो प्रशंसा एवं दोषारोपण इसको भी हम समावेशित कर सकते हैं बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत। प्रतिद्वंदिता भी समावेशित किया जा सकता है, पुरस्कार और दंड को भी समावेशित आप कर सकते हैं, और परिणाम और ज्ञान को भी समावेशित करते हैं। मतलब फ्रेंड ये चारों तत्वों को आप समावेशित किया जा सकता है बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत। तो इसलिए सही जवाब जो हो जाएंगे फ्रेंड वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी पेडागॉजी सेक्शन का प्रश्न है, जरा इसको देखते हैं।
प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और 1 से 2 बार प्रश्न पढ़िएगा आप, ताकि जो भी कन्फ्यूजन आपको हो रहा है वह आपका दूर हो जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, वह अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। अब इसे किस प्रकार का भाई अधिगम अंतरण कहेंगे हम? गेंदबाजी के कौशल को तो वह विकसित कर लेता है, लेकिन इसके बल्लेबाजी के कौशल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। तो जरा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो चलिए, तो ऑप्शन इसका जरा फ्रंट कह रहा है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी कह रहा है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, और सी कह रहा है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, अगर इस अधिगम को आप इस प्रश्न को जरा ध्यान से पूछेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायक है और न ही क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो जाहिर सी बात है क्या वह शून्य अधिगम हो रहा है, क्योंकि वह गेंदबाजी के लिए प्रयास करता है तो गेंदबाजी तो सीख जाता है, लेकिन बल्लेबाजी में न गेंदबाजी के द्वारा उसको सहायता मिलती है, न ही बाधा उत्पन्न होती है। तो जाहिर सी बात है, तो शून्य अधिगम अंतरण होगा या शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको जो है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। मतलब जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब अपने अनुभव को छोड़कर दूसरे को देखकर जब सीखता है तो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए, ए कह रहा है सामाजिक अधिगम, बी कह रहा है अनुबंधन, सी कह रहा है प्रायोगिक अधिगम, और डी कह रहा है, डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं जरा सा, डी कह रहा है आकस्मिक अनुभव जो है अधिगम। तो ध्यान से प्रश्न को जरा आपने पढ़िए फिर से, तो आप देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से होता है, दूसरे के व्यवहार मतलब समाज से, दूसरा व्यवहार कौन होगा? समाज, जिस वातावरण में वह रह रहा है, यदि वातावरण से वह कुछ सीखता है तो क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम के अंतर्गत ये गिना जाएगा। यदि वो प्रत्यक्ष से सीखता है तो आपको क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से सीख नहीं रहा है, केवल वह समाज से, दूसरा मतलब समाज से जो सीखता है, तो आपका कहा जाएगा क्या? सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन इसके थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसको भी देख लेते हैं जरा सा, बारी बारी करके ऑप्शन को देखेंगे। प्रश्न पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा जरा कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ऑप्शन को जरा केयरफुली पढ़ेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर, बी कह रहा है मानसिक विकार का न होना, सी कह रहा है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो मानसिक विकार होते हैं, मानसिक जो विकार होते हैं उनको उत्तम रूप से जो प्रदर्शित करता है वह होता है व्यक्ति का पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। यह तत्व ऐसा होता है जो मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है किसी व्यक्ति को। क्योंकि पूर्ण अभिव्यक्ति क्या होती है कि किसी के सामने आप जो चीज़ें व्यक्त करते हैं उसके द्वारा आपके मानसिक स्वास्थ्य को देखा जाएगा कि आप किसी के सामने कैसे अपनी बातों को प्रकट करते हैं, क्या कहते हैं। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य की जो है परिकल्पना कर ली जाती है कि कैसा होगा आपका मानसिक स्वास्थ्य। आगे बढ़ते फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ए, भागने की प्रकृति, बी कह रहा है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक लेना, सी कह रहा है अवधान संबंधी बाधा विकार, और डी कह रहा है अप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम जो निर्योग्यता का लक्षण होता है फ्रेंड, वह होता है आपका अवधान संबंधी बाधा विकार। भाई निर्योग्यता मतलब अयोग्यता, अधिगम को न ग्रहण कर पाने की लक्षण क्या होता है? अवधान संबंधी बाधा विकार, मतलब जो रुकावटें अधिगम में आ रही हैं वही आपकी क्या है? अधिगम निर्योग्यता होती हैं। सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व ही क्या होते हैं? आपके
अधिगम निर्योग्यता कहे जाते हैं। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है फ्रायड, पियाजे एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? जरा पियाजे का मतलब, पियाजे व्यक्तित्व के विकास के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं के बारे में हमको बताना है। तो चलिए देख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए का है, पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, उसको जरा देख लेते हैं। तो बी कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। आगे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, और डी कहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड, जहाँ तक पियाजे की बात है तो वह अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक पक्ष की तरफ जोड़ देते हैं। तो इस हमारे दिए गए आसनों में ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक बदलाव की बात कर रहा है, तो वही बात कहते हैं पियाजे व्यक्तित्व के विकास में। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने बताया है कि विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से संज्ञानात्मक बदलाव बालकों में देखे जाते हैं। क्या होता है उनका संवेदी गामक, और क्या होता है प्राक सक्रियात्मक, और क्या होता है मूर्त, और क्या होता है अमूर्त। इन विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से संज्ञानात्मक बदलाव होते हैं, ये समस्त बातें उन्होंने व्यक्तित्व के विकास में कहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में लिया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके गिलफोर्ड महोदय हैं, इन्होंने जो संरचना, मतलब बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत दिया हो, उसमें इन्होंने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के रूप में लिया है। मतलब अभिसारी चिंतन का संबंध इन्होंने सृजनात्मकता से बताया है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, और डी अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र की बात कर रहे हैं। तो जो रक्षा तंत्र होता है फ्रेंड, वह दबाव में निपटने में सहायक होता है। दबाव पे निपटने में रक्षा कवच जो होता है वह सहायता प्रदान करता है। किसी प्रकार का जो दबाव होता है व्यक्ति के ऊपर, उससे बचने के लिए रक्षा तंत्र कवच के रूप में कार्य करता है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, हमने आपको बताया सीडीपी सेक्शन की भी क्वेश्चन यहाँ पर सीडीपी के साथ साथ पेडागॉजी सेक्शन की भी क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किया है। तो देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन को जरा ध्यान से हम पढ़ेंगे तो क्या रहा है, रुचियाँ जन्मजात व अर्जित होती हैं। यह कथन तो बिल्कुल सही है। जो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है, कथन बिल्कुल सत्य है। बी कह रहा है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। यह भी बिल्कुल कथन है। कभी आप किसी दूसरे हीरो, कभी आप अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं तो कभी आप अक्षय कुमार को पसंद करने लगते हैं। कभी आप खाने में जो है कुछ दूसरा व्यंजन पसंद करने लगते हैं, कभी आप कुछ दूसरा व्यंजन पसंद करने लगते हैं। मतलब आपकी रुचियाँ क्या होती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। कपड़ों के भी क्षेत्र में देखिए, कभी आपको कपड़े कुछ दूसरे प्रकार के कपड़े पसंद रहेंगे, कभी आपका कपड़े का जो पसंद है बदल जाएगा। तो रुचियाँ भी हमेशा बदलती रहती हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी वाला, उसको देख लेते हैं। वह कह रहा है कि रुचियाँ योग्यताओं या अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। यह भी बिल्कुल कथन सत्य है कि जो रुचियाँ होती हैं उसका संबंध अभिक्षमताओं योग्यताओं से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। तो रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो देखिए, यही जो कथन है वह रुचि से संबंधित नहीं है। जो रुचियों का व्यवहार एवं आकर्षण का प्रतिबिंब नहीं होती है, कथन जो है रुचि से संबंधित नहीं। बाकी के तीनों कथन रुचियों से संबंधित। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चलो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो देखिए, ए तादामीकरण, बी कह रहा है विवेकीकरण, सी कह रहा अतिकल्पना, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड,
जो शारीरिक नियोक्ता के लिए रक्षा तंत्र का कार्य करता है, उसमें जो सबसे संतोषजनक होता है वह फ्रेंड होता है अतिकल्पना। अतिकल्पना क्या होता है? यह शारीरिक नियोक्ता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अतिकल्पना रक्षा तंत्र में सर्वोत्तम रूप से जो है कार्य करती है, संतोषजनक रूप में। जी हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा? अतिकल्पना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कह रहा है प्रश्न, अभिवृत्ति है। क्या कह रहे हैं कि अभिवृत्ति है एक, चलिए देख लेते हैं जरा सा। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति है, क्या है अभिवृत्ति? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी कह रहा है क्वेश्चन, बी ऑप्शन नंबर कह रहा है कि एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। और सी वाला ऑप्शन कह रहा है फ्रेंड कि व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो विशिष्ट प्रकार की होती है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अभिवृत्ति है। तो देखिए फ्रेंड, जो अभिवृत्ति होती है वह एक भावात्मक प्रवृत्ति होती है जो अनुभव द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी व नापसंदगी के प्रति प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कि अभिवृत्ति के द्वारा क्या होता है? यह भावात्मक प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा किस वस्तु को हम पसंद करते हैं, किस वस्तु को हम नापसंद करते हैं, यह प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, बालक प्रसंग बोध परीक्षण जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसके प्रतिपादक के रूप में फ्रेंड लियोपार्ड बैलक का नाम प्रसिद्ध है। तो ये क्या करते हैं अपने परीक्षण में 3 से 10 वर्ष के आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं किसके? ए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, डी, वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो फ्रेंड ध्यान से देखिए, हमने इसमें बताया, आप ये समझ लीजिए कि इस कार्ड मतलब CAT का जो परीक्षण था जिसे लियोपार्ड बैलक महोदय ने 1948 में जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने 10 कार्डों पर जो है 10 कार्डों के माध्यम से बालकों के व्यक्तित्व का निर्धारण किया था। उनमें उन्होंने क्या किया था कि पशुओं अर्थात जानवरों के छपे 10 कार्डों का प्रयोग किया था। उसके आधार पर कहानी लिखने को बालकों को दिया जाता था और उनकी कहानी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र जो है प्रस्थापित किए गए थे। चलिए, तो इस प्रश्न से आपको यह भी जानकारी हो गई कि इसके प्रतिपादक के रूप में लियोपार्ड बैलक है और कब आया था? 1948 में आया था। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है, बी, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सी, अपूर्वा में भूमिका होती है और डी कह रहा है आकर्षक भूमिका होती है। तो देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। नाम मात्र की भूमिका होती है क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्तित्व और बुद्धि में नाम मात्र की भूमिका निभाते हैं। ज़्यादातर जो भूमिका इसमें निभाता है वो 99% निभाता है वातावरण। व्यक्तित्व और बुद्धि के विकास में 99% जो भूमिका निभाता है फ्रेंड, वह निभाता है आपका वातावरण। जो वंशानुक्रम होता है वह केवल नाम मात्र की भूमिका निभाता है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता के पोषण की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार बेस, बी कह रहा है व्याख्यान विधि, सी कह रहा है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री और डी कह रहा है ये सभी। देखिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग एवं विचार बेस। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि यही है, ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार बेस।
इससे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आपकी कमेंट भी, जी हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जो है आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? मनोविश्लेषणात्मक के जो जनक हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जनक हैं सिगमंड फ्रायड, वह व्यक्तित्व के तीन महत्वपूर्ण अंग बताते हैं। वह मस्तिष्क के भी तीन अंग बताते हैं, साथ ही साथ व्यक्तित्व के भी तीन अंग बताते हैं। जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के जो तीन अंग में विभाजित किया था, उसमें उन्होंने तीन जो अंग विभाजित किया था वो थे इदम, अहम, परम अहम। उसमें फ्रेंड कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती उसका भंडारण के रूप में उन्होंने बताया था कि उसका जो सही जवाब होता है, मतलब जो सही स्थान होता है वो होता है इदम। इदम के अंतर्गत क्या होता है? इदम जो क्या करता है कि जिन इच्छाओं का मतलब जो हमारे अचेतन मन की इच्छाएं होती हैं, जिनका भंडारण मतलब जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उनका भंडारण होता है इदम में। अहम का क्या होता है? अहम का संबंध वास्तविकता से होता है। और परम अहम क्या होता है? इन दोनों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब यथार्थवादिता से संबंध बनाता है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इदम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं पाते उनका भंडारण कहाँ होता है। तो उनका भंडारण आप याद रखिएगा कि इदम में होता है। और ये क्या है? व्यक्तित्व का एक अंग है। किसने दिया है? मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान जो जनक है सिद्धांत के, सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, लेकिन नहीं को मैं बार बार अंडरलाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पर पहुँचे। तो देखिए कौन सा कथन आपको सही नहीं है, उस कथन का हमको चयन करना है। ये कह रहा है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है, नहीं है। आवश्यकताएं वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी कह रहा है अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। और सी कह रहा है आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो देखिए फ्रेंड, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल होती हैं, यह कथन सही है। आवश्यकताएं एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, यह भी कथन सही है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, यह भी कथन सही है। तो जो कथन नहीं सही है आप समझ चुके हैं कौन सा कथन यहाँ पर नहीं सही है। देखिए जो कथन नहीं सही है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आरटीई से है अगला प्रश्न कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। आरटीआई ने जो अपना नियम बनाया है उसमें एक शिक्षक के लिए कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए। चलिए, तो थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था। तो देखिए क्या कह रहा है कि आरटीआई ने जो अपना एक प्रोफार्मा जारी किया उसमें एक अध्यापक के लिए एक हफ्ते में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करने का जो है एक नियम बनाया है। तो ऑप्शन उसके दिए गए हैं फ्रेंड, ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे और डी 55 घंटे। तो देखिए फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वह है 45 घंटे। मतलब एक अध्यापक के लिए मिनिमम 45 घंटे कार्य करना है एक हफ्ते के लिए। यह बनाया किसने? आरटीआई 2009 में के तहत ये जोड़ा गया है कि एक अध्यापक मिनिमम 45 घंटे आपको कार्य करना होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है आरटीई 2009 आरटीई अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? देखिए ए कह रहा है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। बी कह रहा है पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। सी कह रहा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय से पूरा करना होगा। और डी कह रहा है उपयोग में से सभी। तो देखिए फ्रेंड इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। क्योंकि आरटीई ने साफ साफ इन सभी नियमों को पालन करने का मतलब आदेश दिया है, आह्वान किया है कि एक अध्यापक को ये समस्त तीनों नियमों को पालन करना अनिवार्य है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है ए नवीन ज्ञान की खोज से, बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास से, सी कह रहा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आधे प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्रियात्मक जो अनुसंधान की बात होता है उसका मतलब होता है कि विद्यालय एवं कक्षा
विद्यालय एवं कक्षा के शैक्षिक कार्य की प्रणाली में सुधार लाना। ये है होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य। नवीन ज्ञान की खोज ये आपका सृजनात्मकता का संबंधित है। तो इसका मतलब क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो विद्यालय की कक्षा में जो शैक्षिक कार्य की प्रणाली होती है उनमें शोध करना आपका क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है। इससे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बी कह रहा है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। सी कह रहा है शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में जो है पढ़ाया जाए। और डी कह रहा है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है महिलाओं के प्रति एनसीएफ 2005 अपने उसमें कहता है कि महिलाओं के प्रति आदर की जिम्मेदारी विकसित करने के लिए जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उनमें क्या है आदर या जिम्मेदारी का भाव विकसित किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि तभी एनसीएफ 2005 का जो आपका रूपरेखा बनाई गई है तभी वह सफल हो पाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपा 2005 में बातचीत की गई है। ए ज्ञान अस्थाई है वह दिया जाता है। से ज्ञान का विकास होता है इसकी संरचना की जाती है। बी कह रहा है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या होता है जो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में बात की गई वह बात की गई है कि ज्ञान अस्थाई है वह दिया जाए। से ज्ञान का विकास होता है इसकी संरचना तय। मतलब ज्ञान अस्थाई होता है वह बराबर एक दूसरे से दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है ज्ञान का विकास होता है। अब बढ़ते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में खुली पुस्तक परीक्षा। बी कह रहा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है। सी कह रहा है सामूहिक मूल्यांकन। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है उसके अंतर्गत परीक्षा में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। खुली पुस्तक परीक्षा करवानी चाहिए, कि सतत में व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, कि सामूहिक कार्य मूल्यांकन करना चाहिए, कि उपयुक्त सभी। तो देखिए जो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार इन समस्त कार्यों के द्वारा परीक्षा में सुधार लाया जा सकता है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। तो यदि आपको इस प्रश्नों की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए। इसे बिना स्पेस दिए जो है दुर्गेश सर्च करिए और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़कर आप इस प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके साल भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप इसको पुनः जो है आप रिवीजन इससे कर सकते हैं।